वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 110 है। ठीक है। मॉर्निंग में जो टेस्ट था उसमें 1 to 20 तक हो चुका था। इसमें 21 टू लेकर हम 50 तक कवर करेंगे। ठीक है। इसमें 30 पर्यावरण में पारिस्थितिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ हेल्पफुल है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और 24 मई की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। शुरू के 10 प्रश्न ईजी होंगे और बाद के जो 20 हैं वो टफ होंगे। पहला प्रश्न है यानी 21 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑनसार्ट हैकल, ईपी ओडम, चार्ल्स एल्टन या एजी टेंसले। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टेंसले ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और इकोलॉजी पूछ ले तो अर्नस्ट हैकल, डी है आंसर। देखिए एजी टेंसले ने कब 1935 में याद रखिएगा सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था और अर्नस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जोड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य या प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सोलर एनर्जी। देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का अंतिम और प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितने प्रतिशत होता है? लंडन मैन का नियम है ये। देखिए प्रत्येक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। लिंडन मैन का 10% का नियम है, बी है इसका आंसर। तो लिंडरमैन ने 10% का नियम दिया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर की श्रेणी में आता है? मान लीजिए एक फूड चेन है, यहाँ घास वास उग रही है, तो जो ये जो घास है ये है उत्पादक, यानी ये हो गए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन सा होते हैं? हरे पौधे होते हैं। अब इनको जो खाएगा वो है शाकाहारी जंतु, जैसे कि हिरण हो गया शाकाहारी जंतु। तो यहाँ हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इस घास का उपभोग करेगा ना ये पहले स्तर पर, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हिरण के ऊपर भेड़िया, ठीक है, या शेर भी हो सकता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इस तरह से। ठीक है। दूसरा उपभोक्ता जो है वो क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन बनाता है। और जो तीसरा उपभोक्ता है वो दूसरे को भोजन बनाएगा। और तीसरे को कौन भोजन बनाएगा? मान लीजिए उत्पादक हो गए हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। दूसरा तीसरा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं मांसाहारी, यानी ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। और ये जो होगा ये सर्वोच्च मांसाहारी होगा। ठीक है, ये इसको खाएगा, इसको भी खा सकता है। इनके भी ऊपर होते हैं अपघटक, जैसे कि कवक हो गए और विषाणु होते हैं क्या? नहीं, विषाणु नहीं होते, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे अपघटक? जब ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये भी मरते हैं, तो इन सभी को जो है दोबारा खाद बना देते हैं। और वो खाद किसके काम आएगी बाद में? हरे पेड़ पौधों के। इसी तरह से पूरी फूड चेन चलती रहती है ये। हिरण एक शाकाहारी जीव है जो सीधे पौधों यानी उत्पादकों को खाता है, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संकरणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों जैसे कि घास के मैदान और वन के मिलन स्थल या संकर्ण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना यानी बीओडी का बढ़ना क्या दर्शाता है? जलीय पौधों में तेजी से वृद्धि हो रही है या
पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, या पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, यानी कार्बनिक कचरा अधिक हो गया है उसमें। देखिए बीओडी बढ़ने का मतलब है कि उस जल में, मान लीजिए ये पॉन्ड है, इसकी बीओडी बढ़ गई, ये तालाब है, इसकी बीओडी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि पानी में ऑक्सीजन का स्तर घट गया है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, पीने का पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जलीय पौधों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, यानी कार्बनिक कचरा अधिक हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है वहाँ पर, यानी कुछ तो गड़बड़ है। देखिए उच्च बीओडी इंगित करती है कि पानी में कार्बनिक अपशिष्ट अधिक हैं, जिसे विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को अधिक ऑक्सीजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो हरित गृह गैस है यानी ग्रीन हाउस गैस है, वो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनमें। देखिए मानवीय गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली CO2 वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए सबसे बड़ी कारक है। एक्सप्लेनेशन छोटी ही रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जा सके। 28वें नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फियर में। और सभी मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? जैसे बिजली की कड़क चमक, वर्षा, तूफान, ये आते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, सबसे निचला मंडल है ये। तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ ले तो 1992 में। देखिए बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड में है वर्तमान में, उस समय उत्तर प्रदेश में था। रेड डेटा बुक जो संकटग्रस्त जीवों का रिकॉर्ड रखती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा ये जो है प्रकाशित की जाती है। यह है इसका आंसर। तो IUCN वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक के माध्यम से जारी करता है। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियां, इसमें ऐसा नहीं कि केवल जानवरों की होंगी, जंतुओं की होंगी, पौधे और जंतु दोनों हैं इसमें। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से टफ होते चले जाएंगे। 31वां नंबर का प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन स्पीसीज जो हैं, उनको पूरी तरह हटा दिया जाए तो इसका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और विविधता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और वह ढह सकता है। तीसरा है उत्पादकों यानी पौधों की संख्या में अत्यधिक और असीमित वृद्धि हो जाएगी। और चौथा है केवल उस प्रजाति पर निर्भर रहने वाले प्राथमिक उपभोक्ता ही विलुप्त होंगे। देखिए कीस्टोन प्रजातियां जो हैं किसी व्यक्ति विशेष क्षेत्र के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बहुत कम प्रजातियां हैं जो कीस्टोन है। कीस्टोन प्रजाति के उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे कि मधुमक्खी एक कीस्टोन प्रजाति है जो फल और फूलों का परागण करती है। और जो प्लैंकटन होते हैं, बहुत सारी मछलियों का खाना है, वो कीस्टोन प्रजाति है। स्टार फिश कीस्टोन प्रजाति है। जो समुद्री ऊदबिलाव है वो भी कीस्टोन प्रजाति है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और विविधता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और वह ढह जाएगी यदि कीस्टोन प्रजातियां वहां से हटा दी जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन स्पीसीज वह जीव या प्रजाति हैं जो अपने पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के ढांचे और स्थिरता को बनाए रखने में एक असाधारण और बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भले ही इस प्रजाति के जीवों की संख्या या बायोमास पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम हो, लेकिन यदि इन्हें वहां से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र बिखर सकता है या उसमें भारी बदलाव आ सकता है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे वर्तमान में मधुमक्खियां कितनी कम हो गई हैं, और कम हो जाएंगी तो फिर पोलिनेशन कैसे होगा, परागण कैसे होगा?
देखिए कीस्टोन प्रजातियां अपने कम भार के बावजूद तंत्र के संतुलन, बनावट और अन्य प्रजातियों की उत्तरजीविता को नियंत्रित करती हैं। कीस्टोन प्रजातियों के उदाहरण देखें तो मधुमक्खी एक कीस्टोन प्रजाति है, फल और फूलों का परागण करती है। प्लैंकटन जो होते हैं, कई मछलियों का भोजन है ये, और इसमें भी दो रहते हैं, एक फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। स्टारफिश, समुद्री ऊदबिलाव, ये सब कीस्टोन प्रजातियां हैं। 32वें नंबर का प्रश्न है, गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंधेरे में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, प्राथमिक उत्पादकता का मुख्य आधार क्या है वहां? मंद प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, अपघटन या परासरण? देखिए गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अंधेरे में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, प्राथमिक उपभोक्ता का मुख्य आधार है वहां पर रसायन संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास रहने वाले बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे रसायनों से ऊर्जा बनाते हैं। 33वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत या गॉस का नियम क्या प्रतिपादित करता है? क्या प्रतिपादित करता है गॉस का नियम? चारों को एक ही फ्रेम में डालते हैं, बताइए क्या प्रतिपादित करता है गॉस का नियम? प्रतिस्पर्धा हमेशा दोनों प्रजातियों के विकास और जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा, प्रजातियां प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए हमेशा अपने जीनों को आपस में बदल लेती हैं। तीसरा है दो अलग अलग प्रजातियां आपस में कभी भी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। एक ही निकेत यानी एक ही नीश में समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती। यही है गॉस का नियम, डी है इसका आंसर। देखिए गॉस के नियम के अनुसार यदि दो प्रजातियों की संसाधन आवश्यकताएं बिल्कुल समान है तो द्वंद्व तो होगा ही, तो बेहतर प्रजाति अंततः दूसरी को विलुप्त या स्थापित कर देगी। 34वें नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द किसे संदर्भित या निर्दिष्ट करता है? बताइए। ब्लू कार्बन सबको नहीं पढ़ने वाला इस बार। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा सोखा गया या कैप्चर किया गया कार्बन है ब्लू कार्बन। तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा, डी है इसका आंसर। देखिए मैंग्रोव, सॉल्ट मार्श और समुद्री घास जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर अपने भीतर संचित करते हैं। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। 35वें नंबर का प्रश्न है, जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के किस स्तर पर हानिकारक रसायनों जैसे कि डीडीटी या पारा की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाएगी? सबसे अधिक होगा ये सबसे जो सर्वोच्च स्तर है, यानी सर्वोच्च मांसाहारी जो होंगे शीर्ष उपभोक्ता में होगा सर्वोच्च स्तर पर, डी है इसका आंसर। देखिए चूंकि ये जो रसायन हैं वो वसा में घुलनशील और गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये हर अगले स्तर पर संचित होते हैं। चूंकि शीर्ष उपभोक्ता सबसे एंड की अवस्था है, यानी सर्वोच्च मांसाहारी सबसे ऊपर आते हैं, उनमें ये उच्चतम मात्रा में पहुंचेंगे। पौधे जो प्राथमिक स्तर पर है उत्पादक, पौधे पर्यावरण से रसायनों को अवशोषित करते हैं, इसलिए यहाँ सांद्रता सबसे कम शुरुआती स्तर पर होगी, लेकिन सबसे अधिक होगी सर्वोच्च मांसाहारियों में। 36वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन, पहले भी क्वेश्चन बनाया है इसके ऊपर। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान नग्न चट्टानों पर उगने वाले प्राथमिक अन्वेषक या पायनियर प्रजाति आमतौर पर कौन होते हैं? आसान भाषा में समझाया था पहले भी। मान लीजिए जैसे कोई नग्न चट्टान है, पत्थर वत्थर है यहाँ पर, तो इसका नक्शा कैसे बदलेगा?
सबसे पहले इसमें जो मॉस फर्न है, लाइकेन है, वो इस पे जो है आने स्टार्ट होंगे। फिर धीरे धीरे जो है ये जो प्रजाति है वो थोड़े बड़े पौधों में रूपांतरित हो जाएगी। ठीक है, थैलोफाइट आ जाएंगे, फिर और बड़े पौधे, फिर बट वृक्ष जैसी ये पूरी जगह कई सालों के बाद जो है वो रूपांतरित हो जाएगी, बन जाएगी। तो ऐसे ही वो यही होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे स्टार्टिंग में जो यहाँ आएंगे वो लाइकेन और मॉसेस ये आएंगे, ये उगेंगे। उसके बाद झाड़ियाँ आ जाएंगी, शाखीय पौधे, फिर बड़े वृक्ष आएंगे अंत में। देखिए लाइकेन जो है चट्टानों पर उगने की क्षमता रखते हैं और एसिड स्रावित कर चट्टान को मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 37वें नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र के पास कम से कम कितने प्रतिशत शाकीय यानी एंडेमिक या संवहनी पौधे होने चाहिए? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो प्रजातियां 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए और उस क्षेत्र का मतलब टोटल का जो है 0.5%। तो डी है इसका आंसर। देखिए नॉर्मन मायर्स के मानदंडों के अनुसार किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 1500 स्थानिक यानी एंडेमिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए जो विश्व के कुल संवहनीय पौधों का 0.5% हों। ठीक है, तो विश्व के कुल संवहनीय पौधों का 0.5% हों और 1500 स्थानिक प्रजातियां, याद रखना इसको। ठीक है, उस क्षेत्र का नहीं, विश्व के कुल संवहनीय पौधों का 0.5%। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है सब याद रखना, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है CDM? विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं में निवेश कर कार्बन क्रेडिट अर्जित करना। ठीक है, देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM विकसित देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को लागू करने और बदले में उत्सर्जन क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब आ जाइए 39वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिक पदछाप की माप की इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति व्यक्ति, पार्ट्स प्रति मिलियन, क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष या ग्लोबल हेक्टेयर? पारिस्थितिकी में यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली जैविक भूमि और जल की मात्रा को ग्लोबल हेक्टेयर में मापता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए, नाइट्रोजन चक्र में यानी नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण? देखिए प्रक्रिया तो वैसे नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ जब वो नाइट्रेट नाइट्राइट बन चुके हैं तो उसको उल्टा करने की बात कर रहा है, फिर से नाइट्रोजन गैस N2 में बदलने की प्रक्रिया की बात पूछ रहा है ये, तो ये होगा डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण बोलेंगे इसको, सी है इसका आंसर। उस सबको एक एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर जितने भी ऑप्शन में है। देखिए स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जैसे विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया मिट्टी के नाइट्राइट्स को वापस गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नाइट्रीकरण क्या होता है? अमोनिया को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने की ऑक्सीजन आधारित प्रक्रिया है नाइट्रीकरण। अमोनीकरण देख लो क्या है,
अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृत पौधों और जानवरों की अपघटन यानी डिकम्पोजिशन से कार्बनिक नाइट्रोजन अमोनिया यानी NH3 या अमोनियम आयनों में बदल जाती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनियम आयनों में बदल जाती है, ये अमोनीकरण हो गया इसका। यह नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल का एक महत्वपूर्ण चरण है जो मिट्टी में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रित करने में मिट्टी में पोषक चक्रों को पुनर्चक्रित करने में मदद करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडल में मौजूद अक्रिय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट जैसे उपयोगी रासायनिक यौगिकों में बदला जाता है, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, चूंकि ये नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल चुकी है, अब इनको फिर से जो है नाइट्रोजन में बदलना है, तो वो है विनाइट्रीकरण, जो इसका आंसर है। 41वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिडों यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स के संदर्भ में एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? देखिए ये संख्या, ये पेड़ है कोई, इसे कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, ये पेड़ है, इसमें संख्या का पिरामिड कैसा होगा बताओ? पहले सीधा फिर उल्टा, हमेशा सीधा, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होगा, या हमेशा उल्टा होगा। अब इसमें जो है कई छोटे पक्षी होंगे, उनके ऊपर और बड़े पक्षी होंगे, तो हमेशा जो है पिरामिड उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। डी है इसका आंसर। देखिए एक अकेले पेड़ जो कि एक उत्पादक है, उस पर कई शाकाहारी पक्षी और उन पक्षियों पर अनगिनत परजीवी होते हैं, जिससे संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। डीप इकोलॉजी की अवधारणा, गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा जो सभी जीवित जीवों के आंतरिक मूल्य और अधिकारों की वकालत करती है, किसने दी थी? रेचल कार्सन ने, बंगारी मथाई ने, अर्ने नेस या रामचंद्र गुहा? गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा दी थी अर्ने नेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नॉर्वेजियन दार्शनिक थे ये अर्ने नेस। 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द दिया था इन्होंने, जो मानव केंद्रित पर्यावरणवाद के विपरीत जीव केंद्रित दृष्टिकोण रखता है। एक नाम ऑप्शन में रेचल कार्सन का भी था। रेचल कार्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से कीटनाशकों के खतरों के प्रति दुनिया को आगाह किया था। तो साइलेंट स्प्रिंग किसकी बुक है? ये रेचल कार्सन की, याद रखना, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल के निर्माण के लिए समताप मंडल में बनने वाले विशेष बादलों की भूमिका होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पक्षाब मेघ, कपासी बरसी मेघ, कपासी बरसा मेघ है वो, और क्या है? निशिदीप्त मेघ और ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल यानी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। यही है पहले वाला, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय तापमान पर बनने वाले पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की सतह पर ही निष्क्रिय क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS से मुक्त होकर सक्रिय ओजोन विनाशक रूपों में बदलती है। 44वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया को सही क्रम में दर्शाता है? इसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। एक ही फ्रेम में डालता हूँ उसको, बताइए क्या है सुपोषण? देखिए सुपोषण का मतलब है जैसे कोई नदी है, झील है, तालाब है, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट जैसे कार्बनिक पदार्थों की संख्या बढ़ जाना। संख्या बढ़ जाएगी तो जो उसमें पाए जाते हैं ना ब्लू ग्रीन एल्गी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो मरेंगे भी वो उसमें। ठीक है, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत होगी, फिर जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
फिर जो जलीय जीव है ना, मछलियाँ, वो मरने लगेंगी। और इस तरह का पानी देखने में हरा हरा, लाल और भूरा जैसा दिखाई देता है। तो पोषक तत्वों की वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन यानी अलगल ब्लूम, ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवों की मृत्यु। तो बी है इसका आंसर। एलिमिनेट भी कर दूं? ऑक्सीजन की वृद्धि तो नहीं होगी, कट गया ये। तापमान में गिरावट, बर्फ जमना, शैवाल का नष्ट होना, प्रकाश संश्लेषण बढ़ना। पोषक तत्वों की वृद्धि, शैवाल प्रस्फुटन, अलगल ब्लूम, ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवों की मृत्यु। भी है ना अपना आंसर। देखिए, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्व मिलने से शैवाल तेजी से बढ़ते हैं, और जब वे मरते हैं तो बैक्टीरिया उनके अपघटन में पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। तो जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मछलियां मर जाएंगी, वाटर का फ्लो रुक जाएगा। 45वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी में मेगा डाइवर्स देश, मेगा डाइवर्स कंट्रीज की अवधारणा के तहत विश्व के कितने देशों को इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? कितने हैं? 17 देश हैं। देखिए, मेगा डाइवर्स कंट्रीज पृथ्वी के उन 17 विशिष्ट राष्ट्रों का समूह है जो अपनी असाधारण जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। इन 17 देशों की सीमाओं में दुनिया के 70% से अधिक पेड़ पौधे और जीव जंतु निवास करते हैं, जबकि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% हिस्सा ही कवर करते हैं। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा विश्व के 17 देशों को मेगा डाइवर्स के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। और फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए आ जाइए नागोया प्रोटोकॉल पर। नागोया प्रोटोकॉल जो सन 2010 में अपनाया गया था, मुख्य रूप से बायोडाइवर्सिटी के किस पहलू से संबंधित है? किससे संबंधित है? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, परमाणु कचरे के सुरक्षित निपटान के नियम बनाना, प्रवासी पक्षियों के शिकार पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने से, या आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष साझाकरण। नागोया प्रोटोकॉल यही है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नागोया प्रोटोकॉल जो है वो बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन यानी सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नागोया में अपनाया गया था और यह 12 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ था या हुई थी। तो कब लागू हुई, कब अपनाई गई, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को कानूनी रूप से विनियमित करता है। चलिए आ जाइए, 47वें नंबर का प्रश्न है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक गैसें प्राथमिक रूप से योगदान देती हैं? तो इसमें होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सी हो गया इसका आंसर। देखिए, ये जो गैसें हैं SO2 और NO2 या NOx, ये गैसें वायुमंडलीय जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनाती हैं, जो वर्षा जल को अम्लीय कर देते हैं। बहुत पूछा गया ये प्रश्न। 48वें नंबर का प्रश्न है, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत समानता, इंटर जनरेशन इक्विटी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच सकें। यही तो है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यह सिद्धांत मानता है कि पृथ्वी और उसके संसाधन हमें पूर्वजों से उपहार में नहीं मिले, बल्कि अगली पीढ़ी से उधार मिले हैं, जिनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, 2047-50 में तो जीवन बहुत दुर्लभ है पृथ्वी पर। क्या होगा आने वाली पीढ़ियों का? चरम पर होगा क्लाइमेट चेंज उस समय। चलिए 49वें नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी में अल्फा विविधता क्या मापती है?
पारिस्थितिक तंत्र में अल्फा विविधता क्या मापती है? इसकी जगह बीटा आ जाता तो वो क्या मापती? पारिस्थितिक तंत्र में अल्फा विविधता दो अलग अलग समुदायों के बीच प्रजातियों के बदलने की दर या एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र या समुदाय के भीतर प्रजातियों की कुल संख्या या किसी प्रजाति के भीतर होने वाले आनुवंशिक उत्परिवर्तनों की दर, ये तो नहीं है। एक पूरे बड़े भौगोलिक क्षेत्र या द्वीप की कुल जैव विविधता, ये भी नहीं है। देखिए, अल्फा विविधता जो मापती है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र या समुदाय के भीतर प्रजातियों की कुल संख्या। एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र या समुदाय के भीतर प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा विविधता। तो आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार अल्फा विविधता एक ही आवास या स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के भीतर की विविधता को दर्शाती है, और बीटा विविधता दो अलग आवासों के बीच प्रजातियों के बदलाव या तुलनात्मक अंतर को बीटा विविधता कहते हैं। यानी बीटा वाला सी है और अल्फा वाला डी है, अपना डी है। अंतिम प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? सभी को पता होगा ये उत्तर इसका, आर्द्रभूमि के लिए है, वेटलैंड्स के लिए है, ए है इसका आंसर। देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित ये संधि वैश्विक स्तर पर दलदली भूमि, झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। केवल आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षित है, स्टेटमेंट बना दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि झीलें भी हैं इसमें, दलदली भूमियाँ भी हैं इसमें। ठीक है, फिलहाल इसी प्रश्न का तो उत्तर यही होगा, ना इसमें झीलों का नाम है ना दलदली भूमि का। तो ये 30 प्रश्न जो है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। अब देखते हैं कि इसको आगे ऐड करके 100 तक करूं, मतलब 100 तक पर्यावरण पारिस्थितिकी चलाएं या फिर कुछ और सब्जेक्ट इसमें ऐड करते हैं। वैसे बहुत अच्छे प्रश्न है ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, प्रैक्टिस कर लेना इनकी।